न्यूज टाइप का। चलो। संवैधानिक संशोधन। हम्म। अब हमारे पास प्रश्न आते हैं कि संविधान में किस प्रकार तथा किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है। क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? वादों निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। हम्म। और यही यही जो क्वेश्चन है दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकता है, इसकी विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन पार्लियामेंट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। तो आज हम देखते हैं कि इस विषय पे इस क्या समाधान दिया जा सकता है। तो क्या है, संविधान का जो भाग 20 है उसमें आर्टिकल है 368। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 338 में वर्णित की गई है। 68। संविधान निर्माताओं ने 368, हाँ 368, 38 बोल दिए थे। सॉरी 368। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संवैधानिक संशोधन की ऐसी प्रक्रिया रखी है जो न तो ब्रिटिश संविधान की तरह आसान है और न ही अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह कठिन है, परंतु कुछ अन्य अनुच्छेदों में साधारण विधायी प्रक्रिया संशोधन द्वारा संशोधन की व्यवस्था है और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के अनुसार कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जो संशोधित किए ही नहीं जा सकते। इसीलिए संशोधन की दृष्टि से संविधान के उपबंधों का 3 प्रवर्गों में हम अध्ययन करेंगे। पहला सामान्य विधायी प्रक्रिया, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है राज्य विधानमंडलों की अनुमति द्वारा। तो हम पहला कैटेगरी पढ़ते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें बताया गया है कि कुछ अनुच्छेदों के उपबंधों में, यानी कि जो कुछ आर्टिकल हैं उसके प्रोविजन जो है उसमें साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 4, 169 या 239A संसद को प्राधिकृत करते हैं कि वह साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा उनमें दिए गए अनुच्छेदों के प्रोविजन में संशोधन कर सकती है। यानी कि तो ये जो है आर्टिकल 4 है, 169 है या 239A है, इसमें संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन कर सकती है। इसके लिए कोई विशेष उपबंध नहीं दिए गए हैं। ठीक। अब दूसरा जो प्रकार है देखते हैं विशेष बहुमत द्वारा, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो 368 में संशोधन की सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है, पर ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन में संपूर्ण सदस्यता के बहुमत से, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1, पहला चीज। और दूसरी चीज है कि उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो हैं उनके 2/3 मेजोरिटी के साथ होना चाहिए और दोनों सदनों में होना चाहिए। इसके बाद वह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधित हो जाएगा। तो ये है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। उसमें कुछ और दिया हुआ है कि केवल अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु में दिए गए उपबंधों को छोड़कर संविधान के शेष सभी उपबंध इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। यानी कि 368 का क्लॉज जो 2 है उसको, उसका जो प्रोविजो है, उसके जो प्रोविजन है उसको छोड़ के बाकी सारे अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा संशोधित या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसका जो तीसरा कैटेगरी है वो ये है कि राज्य विधान मंडलों की अनुमति द्वारा। हम पहला पढ़े सामान्य विधायी प्रक्रिया, दूसरा पढ़े विशेष बहुमत द्वारा, अब तीसरा पढ़ते हैं राज्य विधान मंडलों की अनुमति द्वारा।
by special majority and ratification of states। तो जो आर्टिकल 368 का जो क्लॉज 2 है, उसका जो परंतु में कुछ उपबंधों के बारे में जो देश के परिसंघीय ढांचे से संबंधित है, यह उपबंधित किया गया है कि इन उपबंधों में संशोधन के लिए संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के संपूर्ण सदस्यों के बहुमत, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे उनके पूरे के बहुमत तथा उपस्थित और मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संशोधन का अनुमोदन करने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। यानी कि पहले तो जितने सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा, यानी संपूर्ण सदस्य के द्वारा, और फिर जो मत देने वाले हैं और जो उपस्थित है उनके 2/3, वहां से जब अनुमोदन होगा तो ये राज्य विधानमंडलों को जाएगा और संपूर्ण देश के राज्य विधानमंडलों के आधे से ज्यादा विधानमंडल जब इस बात की स्वीकृति दे देंगे कि हाँ संशोधन होना चाहिए, तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। और जब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाएगी उस पर, तो वो संविधान संशोधन हो जाएगा। यह प्रक्रिया निम्न प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, जैसे अनुच्छेद 54, 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 241। अब आप बताओ। भाग और देखो नेक्स्ट है जो भाग 5 का जो अध्याय 4 है और भाग 6 के अध्याय 5 है और भाग 11 के अध्याय 1 में, या फिर 7वीं अनुसूची का कोई सूची में अगर करना है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, इसमें, और उसके बाद कि इसी वाले अनुच्छेद में जो 368 के ऊपर है उसमें, तो ये हो गया आपका। तो इन सब प्रावधानों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति की अनुमति से पहले, राष्ट्रपति की अनुमति से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनुसमर्थन लेना पड़ेगा आधे से अधिक राज्यों का। अब उसके बाद मूल अधिकारों में संशोधन, तो मूल अधिकारों में संशोधन के चलते ये कुछ चीजें देखते हैं अपन। तो इसके लिए देखो सक्री प्रसाद वर्सेस भारत संघ का जो एक केस था, AIR 1951 का SC 458, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, 368 में निहित है। मतलब मूल अधिकारों में भी जो संसद है वो संविधान संशोधन कर सकता है। लेकिन इसके बाद आप बता दो गोलकनाथ वाला केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, यानी कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1643 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि संसद को मूल अधिकारों का संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं। क्यों? संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है और संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्राप्त है, यानी कि प्राकृतिक स्थान प्राप्त है, नेचुरल। अब ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है, इस केस से जो कठिनाई उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए ना संविधान में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 368 के खंड 2 के पूर्व एक नया खंड जोड़ा गया, जो यह उपबंध करता था कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकते। अब इसी संदर्भ में यहाँ पे देखते हैं कि जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित है या असीमित है। अब ये बताया गया कि गोलकनाथ के केस में जो बताया गया था कि
संसद को मूल अधिकारों को संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके अनुसार ये बताया गया कि संसद को किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करने का शक्ति है ना। तो उसी को आगे चल के ये पूछा गया कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, यानी कि क्या संसद कुछ भी कर सकती है। तो उस चीज का निराकरण किया गया। आप केशवानंद भारती केशवानंद भारती के केस, इस केस में यह निर्णय हुआ था कि संसद की शक्ति जो है, मतलब संसद को संविधान संशोधन करने के लिए हर उपबंध में वो संविधान संशोधन कर सकती, लेकिन वो इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती जो मूल ढांचे, संविधान की मूल भावना है उस पे संशोधन नहीं कर सकती, और ऐसा संशोधन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता संविधान के। तो इसी केस में क्या हुआ कि मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, वो इसी केस से आया था, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स थ्योरी जो है, तो यहाँ पे आधारभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी परिभाषा देखो कहीं नहीं दी गई है। उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया गया। जैसे केशवानंद भारती के मामले में सबसे पहले ये बोला था न्यायमूर्ति सीकरी ने कि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, और शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और परिसंघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये जो चीज है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ऐसा अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हो जो इन प्रावधानों का उल्लंघन कर दे या इनको नष्ट कर दे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस के मामले, तो यहाँ पे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कुछ और आधारभूत ढांचे बताए जो आवश्यक तत्व है। जैसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जो है आधारभूत ढांचा है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और दूसरी चीज कि न्यायाधीश जो है उनका स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32 के अधीन शक्ति को आधारभूत ढांचा माना है। यानी कि अगर ट्रांसफर होता है जजों का, तो उसको भी आर्टिकल 32 के तहत आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर माना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप उस पर कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक। अब केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसके मतलब इसके बदले फिर संसद ने क्या किया कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन लेके आया। हाँ, आप बता दो इसको। और संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, तो उसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ दिए गए। खंड 4 में यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती या नहीं की जाएगी। यानी कि उस पर अगर अमेंडमेंट हुआ है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और खंड 5 में यह उपबंध किया कि संविधान संशोधित करने की संसद की शक्ति पर किसी प्रकार निर्बंधन नहीं होगा। नहीं। इसके बाद देखना मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1980 SC 1789। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें जो 42वें संविधान संशोधन थे, जो खंड 4 और 5 जोड़े गए थे ना, उसको असंवैधानिक। क्यों? क्योंकि ये संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, क्योंकि इसमें संसद को असीमित शक्ति दे दी थी फिर से। हाँ। तो अब उसके बाद एक नया केस आता है, वामन राव बनाम भारत संघ।
AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 271 के बाद में अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनसे संविधान का आधारित ढांचा या मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से आया था, इसलिए जो कानून उस तिथि से पहले 9वीं अनुसूची में रखे गए उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, परंतु जो कानून उस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि वह आधारभूत ढांचे को नष्ट करती हैं तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाएगा। हाँ। फिर इसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का केस तथा वामन राव, और भारत संघ वाले में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती व केरल राज्य वर्सेस केरल राज्य में प्रतिपादित जो सिद्धांत था आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को 24 अप्रैल 1973 जिसे केशवानंद भारती के केस के नाम से में निर्णय दिया गया था से पहले संविधान के संशोधनों पर लागू करने से मना कर दिया। हाँ। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट केस है एम नागराज बनाम भारत संघ, AIR 2007 का केस है। ये के बाद में संविधान के 77वें, 81वें और 85वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि इन संशोधनों के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दिया गया है। यानी कि कौन कौन से संविधान संशोधन? 77वें, 81वें और 85वें। हाँ, है ना। परंतु उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, कितने न्यायाधीशों की 5 है ना, ने निर्णय दिया कि उपरोक्त संशोधनों के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः उक्त जो संशोधन है वो संवैधानिक है। इसके बाद आखिरी केस देखते हैं पर IR सेलो वर्सेस तमिलनाडु का, AIR 2007 SC 86। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के पश्चात सम्मिलित किए गए अधिनियमों की विधि मान्यता को चुनौती इस आधार पर दी जा सकती है कि उसके द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। तो 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जितने भी अधिनियम है उनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, ये बोल के कि अगर कहीं वो है ना, मतलब मूलभूत ढांचे को अगर नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं तो उनको देखा जा सकता है।